नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज में, जिसमें पिछली क्लास में हमने गुप्त काल को पढ़ना शुरू किया था, गुप्त एम्पायर को पढ़ना शुरू किया था। और इस क्रम में हमने महत्वपूर्ण शासकों के बारे में पढ़ लिया था, हमने इंपॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ लिया था कि गुप्त साम्राज्य के महत्वपूर्ण शासक कौन कौन से हुए, गुप्त एम्पायर के इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से हुए। आज की क्लास में हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था, समाज, धर्म, कला एवं साहित्य, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, इतने टॉपिक कंप्लीट करने हैं। ये पूरी चीजें हमें कंप्लीट करनी है साथियों, तो बहुत ध्यान से आपको चीजों को समझना है। ऑल्दो हम ऑलमोस्ट 60% पार्ट अपनी पहली क्लास में कवर कर चुके हैं, लेकिन यहां से भी बहुत सारे सवाल बनेंगे, मल्टीपल क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो बहुत ध्यान दीजिएगा और बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कीजिएगा। पहले 10 मिनट में हम रिकॉल करते हैं कि हमने आखिरकार क्या क्या पढ़ा था। तो साथियों, पिछली क्लास में अगर आप देख पाए तो हमने ये देखा कि श्रीगुप्त नाम के व्यक्ति के द्वारा गुप्त साम्राज्य की स्थापना की जाती है। श्रीगुप्त के बेटे का नाम घटोत्कच है। श्रीगुप्त को गुप्त साम्राज्य का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने अपना शासन मगध वाले इलाके से ही शुरू किया था। हालांकि जो गुप्त है वो कुषाणों के सामंत थे और इनकी उत्पत्ति को कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से जोड़ा जाता है। पहले शासक होते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम जो है वो इस साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक थे। उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। 319 ईसा में उन्होंने गुप्त संवत भी जारी किया। सोने के सिक्के चलाए जिन्हें दीनार कहा गया। इसके बाद हम समुद्रगुप्त के बारे में बात किए साथियों। समुद्रगुप्त के बारे में हमने पढ़ा कि समुद्रगुप्त इस पूरे साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली राजा था। उसके समय पर सर्वाधिक शासन विस्तार हुआ, मैक्सिमम एक्सपेंशन देखने के लिए मिलता है। यही रीजन है कि आर्थर स्मिथ ने अपनी किताब अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा है। समुद्रगुप्त जाना जाता है दो चीजों के लिए। एक, उसने ऐसे सोने के सिक्के जारी किए जिसमें वो वीणा बजाते हुए दिखाया जा रहा है, इसलिए समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त ने लगभग आर्यवर्त के 9 राज्यों को, दक्षिण के 12 राज्यों को और 18 आटविक राज्यों को जीता। इसकी पूरी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। हमने पढ़ा कि प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में उसके कवि और संधि विग्रहक हरिसेन ने लिखा था। हरिसेन ने लिखा था, संस्कृत भाषा में लिखा गया। 20 पंक्तियां हैं जिससे हमें विजय की जानकारी मिलती है साथियों, पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलती है। हम आगे बढ़े, हमने चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के बारे में पढ़ा, जाना कि अपने भाई रामगुप्त को मारा, भाई रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी से विवाह किया, ध्रुव स्वामिनी से प्रभावती गुप्त, माफ कीजिएगा, ध्रुव स्वामिनी से कुमारगुप्त नाम का बेटा भी हुआ जो अगला राजा बनता है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासनकाल जाना जाता है कला साहित्य में बहुत बड़े उत्थान के रूप में। अब इन्होंने शकों को भी हराया था। शकों को हराने के बाद शकारी की उपाधि धारण की थी और शकारी की उपाधि धारण करने के अलावा चांदी के व्याघ्र शैली के सिक्के भी जारी किए थे। पहला गुप्त शासक था जिन्होंने चांदी के सिक्के जारी किए थे। ठीक है साथियों, यहीं पर हम जान पाए कि इनके नवरत्नों में महाकवि कालिदास शामिल थे। धन्वंतरी, देखिए धन्वंतरी बहुत जगह पर अलग अलग हुए हैं साथियों। धन्वंतरी पहले भी हुए हैं, धन्वंतरी एक उपाधि है। एक धन्वंतरी वो हुए हैं जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना गया, महान चिकित्सक। ठीक, ऐसे कई जगह पर अलग अलग धन्वंतरी देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हमने ये सब पढ़ा। इसके बाद साथियों हम आगे बढ़े, हमने कुमारगुप्त के बारे में पढ़ा कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई कुमारगुप्त ने।
ठीक। कुमारगुप्त के बाद हमने स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ा और जाना कि स्कंदगुप्त के समय भारत पर पहली बार हूणों का आक्रमण हुआ था। हालांकि स्कंदगुप्त उसमें जीत जाता है और इसकी जानकारी हमें जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है। जूनागढ़ अभिलेख में हमें चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है, हमें अशोक की जानकारी मिलती है, रुद्रदामन की जानकारी मिलती है और स्कंदगुप्त की जानकारी मिलती है, जो सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं, सुदर्शन लेक से जुड़े हुए हैं। तो इतने टॉपिक हमने पढ़े थे। उम्मीद है आपने प्रश्न लगाए होंगे, एमसीक्यू लगाए होंगे और बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को कंप्लीट किया होगा। चलिए अब हम लोग अगले हिस्से पर आते हैं साथियों, और अब जो हमें चर्चा करनी है वो है प्रशासन के बारे में। वो चर्चा है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, कि प्रशासन किस तरह से गुप्त साम्राज्य में हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से गुप्त साम्राज्य में हो रहा था। हमने ये भी डिस्कस कर लिया था साथियों कि मध्य प्रदेश में एरण नाम की एक जगह है, वहां से हमें भानुगुप्त का अभिलेख मिला है। भानुगुप्त भी गुप्त साम्राज्य के एक राजा थे और उस अभिलेख में पहली बार हमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। लगभग 510 एडी 510 एडी के आसपास का वो अभिलेख है। चले, तो प्रशासन में हमेशा से हम यही बातें पढ़ते आए हैं कि सामान्य प्रशासन पढ़ लें, न्यायिक प्रशासन पढ़ लें, सैन्य प्रशासन पढ़ लें और अंततः राजस्व प्रशासन पढ़ लें, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लें। ठीक है, तो देख पाए सबसे पहले सामान्य प्रशासन के तहत कि जो मौर्य काल है वहां की व्यवस्था पूरी तरीके से राजतंत्रात्मक थी, पूरी तरीके से मोनार्कियल थी। प्रशासन का सबसे बड़ा अधिकारी राजा होता था और राजा की देवीय शक्ति की अवधारणा शुरू हो गई थी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने विकेंद्रीकरण पर ध्यान दिया और भूमि परंपरा का विस्तार हो गया। अब इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। सर ये क्या मामला है, समझाएं जरा। देखो, अभी जितने भी शासन हम पढ़ रहे हैं उन सब में हमें एक बात देखने मिलेगी कि जितने भी शासन हैं ये राजतंत्र पर आधारित है, अर्थात ये मोनार्की पर बेस्ड है। और अगर ये राजतंत्र या मोनार्की पर आधारित है, इसका मतलब हर जगह पर सर्वोच्च कौन होगा, सुप्रीम कौन होगा। तो सर हर जगह पर जो सुप्रीम होगा, जो सर्वोच्च होगा, वो राजा ही होगा, वो राजा ही होगा, वो किंग ही होगा। तो यही बात हमने मौर्य के समय देखी थी, यही बात कहीं ना कहीं हमने मौर्योत्तर काल में भी देखी थी कि राजतंत्र में सबसे बड़ा व्यक्ति राजा ही होता है, राजा के ऊपर कोई भी नहीं होता साथियों। ठीक है, किंग सबसे बड़ा होता है, राजा सबसे बड़ा होता है। ये हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहां से एक नई चीज जो हमें देखने मिलती है कि राजा के दैवीय सिद्धांत की शुरुआत हमें यहां से देखने मिलती है। बहुत स्पष्ट नहीं दिखाई देता, पर राजा का दैवीय सिद्धांत डिवाइन किंगशिप थ्योरी हमें दिखाई देती है। अब देखो, याद करना होगा आपको बहुत पुरानी क्लास को, हमने ये पढ़ा था कि ऐतरेय ब्राह्मण जो है, ऐतरेय ब्राह्मण में पहली बार राजत्व का सिद्धांत दिया गया था, पहली बार उसमें किंगशिप थ्योरी को बताया गया था। राजत्व का सिद्धांत यह है कि राजा कैसे शासन करता है और राजा कैसे अपने आप को प्रजा के सामने प्रस्तुत करता है। इसी को हमने राजत्व का सिद्धांत बोला था, इसी को हमने किंगशिप थ्योरी बोला था। ठीक इसी तरह देवीय राजत्व सिद्धांत के तहत यह होगा, जो आप मध्यकाल में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कि राजा अपने आप को देवताओं के साथ जोड़ने का प्रयास करेगा। देवराज, देवपुत्र, ऐसी उपाधियां जो हमें कुषाण के समय भी देखने के लिए मिलती हैं। तो राजा जो है वो अपने आप को भगवान के साथ कनेक्ट करने का प्रयास करेगा। ठीक है, एक और बात यह है जो गुप्त काल के शासन के बारे में थोड़ी अलग है। जब हमने मौर्य काल को पढ़ा था तो हमने मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में यह पढ़ा था साथियों कि जो मौर्य काल का प्रशासन है ये बहुत ही ज्यादा केंद्रीयकृत था, ये बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइज था। लेकिन जो गुप्त काल का प्रशासन है, जो गुप्त काल का प्रशासन है, ये विकेंद्रीकृत था। इसमें विकेंद्रीकरण के तत्व थे, इसमें विकेंद्रीकरण के तत्व थे। इट हैड द एलिमेंट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, जबकि ये पूरी तरीके से सेंट्रलाइज था। तो तरीके बदल रहे थे प्रशासन के। अब ऐसा क्यों हो रहा होगा? ऐसा इसलिए
कि भूमि दान की प्रथा की वजह से अब जो निचले भी अधिकारी हैं, सामंत हैं, वो शक्तिशाली हो चुके थे। क्योंकि गुप्त काल में हमें एक और बात जो देखने के लिए मिलती है कि गुप्त काल में सर भूमि दान की जो प्रथा है, बहुत ध्यान से इस बात को समझना कि गुप्त काल में जो भूमि दान की प्रथा है इसका बहुत ज्यादा विस्तार हो गया। ये सारे कीवर्ड याद रखना है। भूमि दान की प्रथा का विस्तार हो गया। जो लैंड डोनेशन की प्रैक्टिस है वो बड़े पैमाने पर बढ़ चुकी थी। याद कीजिएगा साथियों कि सातवाहनों ने भूमि दान की प्रथा को शुरू किया था। सातवाहन स्टार्टेड द पॉलिसी ऑफ लैंड ग्रांट। गुप्ताज एक्सपेंडेड द पॉलिसी ऑफ लैंड ग्रांट। गुप्त काल के समय यह भूमि दान की प्रक्रिया बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ गई। कैसे आगे बढ़ गई सर? अब ये क्या करने लगे साथियों, ये वेतन के रूप में भी भूमि देने लगे, ये सैलरी के रूप में भी पेमेंट करने लगे। और इसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेट रिजल्ट हुआ कि भारत में शक्तिशाली सामंतवाद की शुरुआत हुई। इंडिया में एक बहुत ही पावरफुल, भारत में एक बहुत ही शक्तिशाली सामंतवाद की शुरुआत हुई। एक पावरफुल फ्यूडल लॉर्ड इंडिया में बनने लगे, जिन्होंने आगे हर एक राजा के लिए मुश्किलें खड़ी की, हर एक किंग के लिए उन्होंने चैलेंजेस लेकर के आए, क्योंकि अब उनके पास शक्तियां थी, जमीन थी जहां से उन्हें हर वर्ष एक निश्चित आय आती थी। अच्छा, जमीन जब आप वेतन के रूप में देते हैं तो इसका मतलब यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है एक्स करके, तो आपने उसे जमीन का ये टुकड़ा दे दिया, तो अब हर साल नहीं दोगे, अब इस जमीन से जो भी राजस्व आएगा वो उस व्यक्ति का होगा। ये होता था भूमि दान। वेतन में ये नहीं होगा कि हर साल आप उतनी ही जमीन दे रहे हैं या हर महीने आप उतनी ही जमीन दे रहे हैं। एक बार आपने जमीन दे दी, अब वो आपके लिए हमेशा काम करेगा। उस जमीन से जो आय होगी वो उस व्यक्ति की आय होगी। ठीक है, तो ये विशेष तौर पर ध्यान रखना है। विकेंद्रीकरण एक कीवर्ड ये है जहां से सवाल बन सकता है साथियों। तो एक विकेंद्रीकरण, भूमि दान का विस्तार और देवीय सिद्धांत की शुरुआत या देवीय सिद्धांत के तत्व हमें देखने के लिए मिलते हैं। डिवाइन किंगशिप के एलिमेंट हमें देखने के लिए मिलते हैं साथियों। ठीक है जी, चलो अब हमेशा की तरह ये समझते हैं कि शासन कितने भागों में बटा हुआ था, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी यूनिट क्या क्या थी, कौन कौन सी प्रशासनिक इकाइयां थी। हम पढ़ चुके हैं, हमने वैदिक काल में भी प्रशासनिक इकाइयां पढ़ी हैं, हमने मौर्य काल में भी पढ़ी हैं। वैदिक काल में बस एक इंटरेस्टिंग बात जो हमें देखने मिली थी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हमेशा परिवार होता था। उसके बाद कहीं पर भी हमें यह देखने नहीं मिला। हर जगह पर प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम रहा है और आज भी ग्राम है और गुप्त काल में भी ग्राम है। तो सबसे ऊपर तो कौन होगा सर? सबसे ऊपर होगा राजा, जो कि पूरे साम्राज्य का अध्यक्ष होगा। ठीक है, अब जो राज्य है उसे प्रांतों में बांटा गया था। इट वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविंस। किसमें बांटा गया था? प्रांत, प्रोविंस जैसे राज्य होते हैं। और प्रांतों को दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, भुक्ति और देश। और इसमें एक स्टोरी यह है कि ये दो प्रकार के होते थे साथियों, एक उपरिक और एक गोपना। क्या था कि दो तरह के प्रांत थे। जैसे मान लीजिए कि ये है, अब एक तो हो गए ये आंतरिक प्रांत, ये आंतरिक प्रांत थे, इंटरनल। दूसरे होते थे जो बिल्कुल सीमाओं से लगे होते थे, तो इन्हें कहा जाता था सीमांत प्रांत, अर्थात फ्रंटियल प्रोविंस। क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था सीमांत प्रांत, फ्रंटियल प्रोविंस। तो जो सीमांत प्रांत का प्रमुख होता था, हेड ऑफ फ्रंटियल प्रोविंस जो होता था, उसे गोपना कहा जाता था, गोपना। और जो आंतरिक राज्यों का प्रमुख होता था उसे उपरिक बोलते थे। ठीक है, जो इंटरनल स्टेट का हेड होता था उसे उपरिक बोलते थे। तो और जनरली ये राजकुमार ही होते थे, ये प्रिंस ही होते थे। समझ में आया साथियों? याद रखेंगे इस बात को कि प्रांत है, प्रांत को भुक्ति कहा गया है, इसका प्रमुख उपरिक और गोपना होता था। उपरिक आंतरिक प्रांतों का प्रमुख और गोपना सीमांत प्रांतों का प्रमुख होता था। अब जो भुक्ति है
इसे विषय में बांटा गया था। विषय मतलब जिला, हमने पहले भी पढ़ा है। जो भुक्ति है इसे विषय में बांटा गया था। विषय का मतलब क्या होता है? जिला। और इसके प्रमुख को विषयपति कहते थे। एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं कि विषयपति की सहायता करने के लिए एक सलाहकारी परिषद होती थी। विषयपति को असिस्ट करने के लिए देयर वाज अ काउंसिल ऑफ मेंबर्स, एक एडवाइजरी काउंसिल होती थी। उसमें जो नगर श्रेष्ठी है, जिसे हम ज्येष्ठक कहते हैं, जो श्रेणियों का प्रमुख होता था, वो शामिल होता था। सार्थवाह व्यापारिक काफले का जो प्रमुख है वो भी उसमें शामिल होता था। और इसके अलावा साथियों उसमें एक मेंबर और था, अभी याद आ जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। ये 3 मेंबर मुख्य रूप से उसमें शामिल होते थे और इन सब की जो नियुक्ति है वो उपरिक्त करता था। तो कितना शासन हमें देखने के लिए मिल रहा है कि अलग अलग तरह का शासन है। अब जो विषय है इसके नीचे विधि नाम की एक इकाई आती थी और उसके नीचे पैठ नाम की एक इकाई आती थी। विधि जैसे हमने मौर्य काल में पढ़ा था, यह गांव का एक समूह होता था। आज के जमाने में हम इसे तहसील कह देते हैं, है ना। आज के जमाने में हम इसे तहसील बोल देते हैं। तो एक प्रकार से तहसील प्रकार की इकाई थी। सब डिवीजन भी कहा जा सकता है, सब डिवीजन भी कहा जाता है। और विधि के नीचे ग्राम सबसे छोटी इकाई, और यहाँ का जो प्रमुख है वो ग्रामिक होता था। महातर याद मत रखिएगा, ग्रामिक याद रखिएगा। यहाँ का जो प्रमुख है वो ग्रामिक होता था साथियों, तो ये याद रखना है। यहां से बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है। तो अगर इसको हम बनाने की कोशिश करें और बहुत अच्छे से आसान भाषा में ब्यूटीफुल तरीके से प्रेजेंट भी किया है तो याद भी आपको आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले नंबर पर कौन आ रहा है? साम्राज्य। ठीक है, साम्राज्य। साम्राज्य का किसमें विभाजन किया गया है? प्रांत। प्रांत के लिए किस शब्द का प्रयोग है? भुक्ति। ठीक है, प्रांत के लिए भुक्ति शब्द का प्रयोग है। प्रांतों को किसमें विभाजित किया गया है? विषय। विषय मतलब जिला, मतलब डिस्ट्रिक्ट। इसको विधि, विधि और पैठ भी है। और आखिरी में क्या आता है? ग्राम। ये 5 इकाइयां हैं। साम्राज्य का जो प्रमुख है इसे हम राजा बोलते हैं, किंग बोलते हैं साथियों। जो भुक्ति का प्रमुख है इसे उपरिक बोलते हैं, उपरिक। हालांकि गोपना शब्द का प्रयोग भी किया गया है। विषय के प्रमुख को हम विषयपति बोलते हैं, विषय के प्रमुख को हम विषयपति बोलते हैं साथियों। ठीक है। विधि और जो ग्राम है, विधि के प्रमुख के बारे में जानकारी नहीं है, वो ग्रामिक कहलाता है। तो सबसे छोटी इकाई ग्राम होगा और सबसे बड़ी जो इकाई है वो साम्राज्य होगा। सबसे छोटी इकाई ग्राम है और सबसे बड़ी जो इकाई है वो साम्राज्य है। ये आपको याद रखना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा। यहां से पहले भी सवाल बने हैं और आगे भी यहां से बहुत सारे सवाल बनने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं साथियों, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद थोड़ा सा हम प्रांतीय प्रशासन की चर्चा करें तो ये हमने आपको बता दिया, इसको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। जिला में हमने बताया कि ये विषयपति वगैरह होते थे और विषयपति की जो नियुक्ति है, विषयपति की जो नियुक्ति है वो उपरिक करता था। जो उपरिक है उसी के द्वारा विषयपति को नियुक्त किया जाता था। जो उपरिक है वो अपॉइंट करता था विषयपति को। जैसा हमने बताया कि विषयपति को मदद करने के लिए एक सलाहकारी परिषद थी, एक एडवाइजरी काउंसिल थी जिसमें नगर श्रेष्ठी, सार्थवाह और प्रथम कायस्थ। अब ये कायस्थ क्या है जरा इसको समझ लीजिए जरा थोड़ा सा आप, तो एक आइडिया बन जाएगा। देखो, कायस्थ जो है वो एक नए समूह के रूप में गुप्त काल में उभरा। कायस्थ एक समूह के रूप में और आगे चल करके एक जाति के रूप में गुप्त काल में आया। कायस्थ का पहला उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलता है। कायस्थ का पहला उल्लेख हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में देखने को मिलता है। और वही साथियों जो कायस्थ हैं ये मुख्य रूप से लिपिक का काम करते थे। ये मुख्य रूप से लिपिक का काम करते थे। जैसे न्यायालय है तो न्यायालय है, या कोई भी कार्यवाही है जहां पर रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना है तो ये रिकॉर्ड को लिखने का काम करते थे, लेखन का काम करते थे। यहां से एक नए वर्ग के रूप में कायस्थ का उदय हुआ।
और कायस्थ का जो प्रधान है, शुरुआत में उसे प्रथम कायस्थ कहा जाता था। शुरुआत में उसे प्रथम कायस्थ कहा जाता था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इनका मुख्य कार्य क्या था, लिपिक। और कायस्थ का हमें पहला उल्लेख जो मिलता है वो याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। गुप्त काल साहित्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है। गुप्त काल लिटरेचर के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि इसी काल में पुराणों का अंतिम रूप से संकलन हुआ, बहुत सारी स्मृतियों का अंतिम रूप से संकलन हुआ, स्मृतियों के ऊपर भाष्य भी लिखे गए। वो सारी चीजें हमें इसी काल में देखने के लिए मिलती हैं। तो वो उन सब में हमें याज्ञवल्क्य स्मृति में कायस्थ शब्द का वर्णन भी देखने को मिलता है। तो ये हो गया साथियों प्रशासन, ये हो गया एक सामान्य प्रशासन, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की क्या मामला था। तो हमें समझ में आया कि सर सबसे ऊपर साम्राज्य, उसके नीचे भुक्ति, भुक्ति के नीचे विषय, विषय के नीचे विधि, विधि के नीचे ग्राम। ग्राम सबसे छोटी इकाई होता था जिसके प्रमुख को ग्रामिक कहा जाता था। ठीक है, चलो तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां से अगले टॉपिक पर आते हैं और न्यायिक प्रशासन की बात करते हैं, जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न भी कर लूंगा तो चीजें आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगी, आप रिवाइज भी कर लेंगे। देखिए, न्यायिक प्रशासन में भी जो सर्वोच्च है वो तो राजा है, जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो किंग है। और न्याय प्रशासन की हमें बहुत गहराई से कोई जानकारी मिलती नहीं है। कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया है कि जैसे कोमल दंड विधान था, एक लीनियंट पीनल सिस्टम था, बहुत कठोर दंड नहीं दिए जाते थे। न्यायिक संस्थाओं के रूप में हमें पूडा, कुल और ग्राम पंचायत का उल्लेख देखने मिलता है। न्यायाधीश के लिए दंडनायक, महादंडनायक और सर्वदंडनायक जैसे शब्दों का प्रयोग मिलता है। वहीं प्रधान जो पुलिस है, पुलिस के लिए हमें दंडपाशिक शब्द का प्रयोग मिलता है और चाट और भाट शब्द का उल्लेख मिलता है। यहां से बहुत बेसिक सवाल ही पूछा गया है कि पुलिस के प्रधान को या जो हेड ऑफ पुलिस है उसे दंडपाशिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उसे दंडपाशिक कहा जाता था साथियों। सो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। क्या कहा जाता था? दंडपाशिक। और उसके कर्मचारियों को चाट और भाट कहा जाता था। चाट और भाट। तो यहां कुछ ऐसा नहीं है विशेष याद करने जैसा। ठीक है, इतनी ही बातें हैं और कुछ नहीं है। इसके बाद आते हैं हम सैन्य प्रशासन के बारे में कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, सैन्य प्रशासन कैसा था। तो सैन्य प्रशासन में भी सबसे ऊपर तो कौन होगा? राजा। अब जो सेनापति है ये इंपॉर्टेंट है। सेनापति को कहा जाता था महाबधिकृत। और जो रसद का अधिकारी होता था, जो सप्लाई करता था, लॉजिस्टिक्स को देखता था, उसे रण भंडागारिक कहा जाता था। रण भंडागारिक कहा जाता था साथियों। ठीक है, जो गज सेना का प्रमुख था, एलिफेंट आर्मी का जो हेड होता था, उसे महापीलुपति कहते थे। और जो अश्व सेना का प्रमुख होता था उसे भारश्वती कहते थे। भार अश्वपति। ठीक है, उसे भारश्वपति के नाम से जाना जाता था। अब यहां से अगर हम इसको रिकॉल करें तो हमने दो चीजें पढ़ी। एक तो हमने जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा, न्यायिक प्रशासन पढ़ा। तो यहां भी हमें समझ में आया कि सबसे ऊपर तो किंग ही होगा, सबसे ऊपर राजा ही होगा। ठीक है, इसके अलावा हमें हर स्तर पर हमें न्यायालय देखने के लिए मिलते हैं। चाहे वो विषय का स्तर हो, वहां पर भी न्यायालय है। चाहे वो ग्राम का स्तर हो, वहां पर भी ग्राम पंचायत न्यायालय का काम कर रही है। वो पैठ का स्तर हो या विधि का स्तर हो। ठीक है, न्यायाधीशों के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसमें महादंड नायक सबसे बड़ा शब्द है जो न्यायाधीश के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमने पुलिस के बारे में भी पढ़ा कि पुलिस के लिए चाट और भाट जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। वहीं जो दंडपाशिक है वो पुलिस का हेड कहलाता था साथियों। तो ये शब्द आपको याद रखने हैं कि देखिए सर, जो दंडपाशिक है वो क्या था? पुलिस का हेड था। इसके बाद हमने अभी सैन्य प्रशासन के बारे में भी पढ़ा
और सैन्य प्रशासन को पढ़ते समय हमने ये जाना कि यहाँ पर भी जो प्रमुख है वो राजा, हर चीज का प्रमुख राजा ही होगा, लेकिन जो सेनापति है अर्थात जो कमांडर इन चीफ है उसे महाबलिद्रिकत कहते थे साथियों। ठीक है, रण भंडारिक जो है वह रसद का इंतजाम करता था। महापीलुपति हाथी सेना का प्रमुख था। महाअश्वपति जो है वो घोड़ों की सेना का प्रमुख था। तो ये कुछ शब्द हैं दैट यू नीड टू रिमेंबर। महाअश्वपति या भर अश्वपति ये घोड़ों की सेना का प्रमुख, महापीलुपति ये गज सेना का प्रमुख, रण भंडारिक ये जो है वो सप्लाई करता था, महाबलिधिकृत ये सेनापति का काम करता था। तो दैट इज समथिंग यू नीड टू रिमेंबर, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो ये सैन्य प्रशासन हो गया। ठीक है, आखिरी टॉपिक पर हम आते हैं और यह है राजस्व प्रशासन अर्थात रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब हम राजस्व प्रशासन की बात करेंगे, हम रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे। तो राजस्व प्रशासन में वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर कि अभी भी आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो होता था भू राजस्व। अभी भी आय का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो है लैंड रेवेन्यू। और भू राजस्व के लिए, लैंड रेवेन्यू के लिए हमने भाग शब्द का प्रयोग किया है। और भाग जो है वो आय का 1/4 से 1/6 लिया जाता था। किस आय का? जो खेत है, ठीक है, या फिर उपज है, उपज लिख सकते हैं हम यहां पर, उपज। ठीक है, तो ए उपज का 1/4 मतलब लगभग 25% के आसपास। ठीक, तो भू राजस्व के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? भाग। और यही आय का मुख्य साधन था। बलि शब्द का प्रयोग भी मिलता है। देखो इतिहास में ना, प्राचीन इतिहास में वो सारे शब्द कंटिन्यू होते रहते हैं जो मौर्य काल में शुरू हुए। भाग शब्द आपको बार बार मिलेगा, बलि शब्द आपको बार बार मिलेगा। तो ये शब्द कॉन्स्टेंटली रिपीट होते रहते हैं एक ही मोड पर। अब भू राजस्व एकत्रित करने के लिए कौन था, क्या था, इसको समझना। अब पहले प्रमुख करों की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टैक्सेस की बात करते हैं। तो इसमें विष्ठी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। विष्ठी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो विष्ठी है ये बेगार के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है, या यह बलात् श्रम के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। जो फोर्स्ड लेबर है, जिसका किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, उसके लिए विष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। याद रखने वाली बात है कि जिसके लिए किसी भी तरह का कोई भी पेमेंट नहीं मिलता, उसके लिए विष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया है। ये पूछा भी गया है। इसके बाद छोटे छोटे कर हैं जो नहीं पूछे गए हैं, बस याद रख लेंगे अपन। जैसे भूतोवात प्रत्यय, ये आयात पर लगने वाला कर है। अन्य शब्दों में आप देखें तो 2 शब्द बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किए हैं, दोबारा चर्चा कर लेते हैं। और अगर कोई यहाँ पर एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है साथियों, तो वो जानता ही होगा कि मुख्य परीक्षा में ये सवाल पूछे गए, मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए। मुख्य परीक्षा में ये सवाल पूछे गए थे ब्रह्मदेय और अग्रहार। और हमने ये चीजें प्राचीन विचार और संकल्पना जब पढ़ा था तो वहां पर भी हमने चर्चा की थी साथियों। तो ब्रह्मदेय और अग्रहार ये 2 अलग अलग शब्द हैं, ब्रह्मदेय और अग्रहार। अब देखिए जो अग्रहार है ये मंदिरों तथा ब्राह्मणों को शैक्षणिक और धार्मिक उद्देश्यों से दान में दी गई कर मुक्त भूमि थी। टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड टू टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स फॉर एजुकेशनल एंड रिलीजियस पर्पसेस। और वहीं जो ब्रह्मदेय है वो ब्राह्मणों के भरण पोषण हेतु प्रदान की गई कर मुक्त भूमि थी। टैक्स फ्री लैंड ग्रांटेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द ब्राह्मण। दोनों जमीनें दी जा रही हैं कर मुक्त तरीके से। अंतर यह है कि जब आप अग्रहार के रूप में किसी को जमीन में दान दे रहे हो तो उसका उद्देश्य शिक्षा और धर्म होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मदेय में आप ऐसा कोई उद्देश्य नहीं बता रहे हो। ब्रह्मदेय में आप ब्राह्मणों के भरण पोषण के लिए जमीन दान दे रहे हो। अग्रहार में जैसे मान लीजिए कि एक राजा ने
ब्राह्मणों के समूह को अग्रहार के रूप में भूमि दान की, तो राजा उनसे ये उम्मीद करेगा कि यहां या तो आप किसी आश्रम की स्थापना करेंगे, इसको एक धर्म या शिक्षा के केंद्र के रूप में आगे बढ़ाएंगे, इसे एक रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर के रूप में आगे बढ़ाएंगे। वहीं ब्रह्मदेय में ऐसी कोई भी मांग नहीं है। ब्रह्मदेय में आपके भरण पोषण के लिए ही, ब्राह्मणों के लाइवलीहुड के लिए ही वो जमीन दान दी गई है। तो ये दोनों शब्द पूछे गए हैं, 2 नंबर में पूछे गए थे मुख्य परीक्षा में, यही का यही लिखना था साथियों। चलें आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा प्रशासन वाला पॉइंट, ये हो गया हमारा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पॉइंट। तो प्रशासन में कुछ शब्द याद रखना, सबसे ऊपर राजा होता था, विषय विषयपति होता था, फिर आप देख पाए कि प्रांत भुक्ति, फिर विषय विषयपति, इसके बाद विधि और पैठ, आखिरी में ग्राम ग्रामिक। हमने मुख्य अधिकारी भी देखे। राजस्व में भू राजस्व सबसे महत्वपूर्ण था। आय जो है, आय शब्द का जो प्रयोग किया गया है साथियों, सॉरी माफ कीजिए, भू राजस्व के लिए भाग शब्द का प्रयोग किया गया है, जो उत्पादन का 1/4 से 1/6% हुआ करता था। ठीक है। विष्ठी शब्द का प्रयोग बलात् सम के लिए किया गया है। जो विष्ठी वर्ड है वो फोर्स्ड लेबर के लिए इस्तेमाल किया गया है। दंड पाशिक जो शब्द है वो पुलिस के लिए, चाट और भाट शब्द भी पुलिस के लिए ही इस्तेमाल किए गए हैं। विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था भी हमें देखने के लिए मिलती है। 2 बातें मैं यहाँ ऐड और करना चाहूंगा, आगे हम पढ़ेंगे हालांकि, लेकिन मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर देता हूं। देखिए, ये जो समय रहा, इसमें हमें कुछ और महत्वपूर्ण अधिकारी हैं जो देखने के लिए मिलते हैं। जैसे एक अधिकारी है ध्रुवाधिकरण, एक अधिकारी है ध्रुवाधिकरण। ये भूमि कर का संग्रह करता था, ये लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने का काम करता था, ध्रुवाधिकरण। वही साथियों जो महा अक्षपटलिक और कर्णिक, ये अभिलेखों को सुरक्षित रखते थे, ये लैंड रिकॉर्ड को प्रिजर्व करके रखते थे। और जो न्यायाधिकरण शब्द है, ये भूमि संबंधी विवादों के निपटारे के लिए इस्तेमाल करने वाला अधिकारी होता था। तो हो सकता है कि ध्रुवाधिकरण वगैरह से सवाल पूछ लिए जाए। बाकी जो महत्वपूर्ण शब्द हैं वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर दी है साथियों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अगली चर्चा करते हैं हम गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था के बारे में, गुप्त पीरियड की इकोनॉमी के बारे में। तो देखिए, आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कृषि था। जो इनकम है उसका सबसे बड़ा सोर्स एग्रीकल्चर था। अधिकांश जनसंख्या का जो व्यवसाय था वो कृषि और पशुपालन ही था, वो एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री था। गुप्त काल में जमीनें कई प्रकार की होती थीं, जिसमें से 4 प्रकार मुख्य हैं। एक है क्षेत्र, कृषि करने योग्य भूमि, हमने पहले भी ये शब्द पढ़ा है। क्षेत्र, लैंड सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। सिल, एक ऐसी भूमि जो कृषि जिस पर नहीं की जा सकती, लैंड नॉट सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। तो क्षेत्र ऐसी जमीन है जहां आप कृषि कर सकते हैं, और सिल एक ऐसी जमीन है जहां पर हम कृषि नहीं कर सकते साथियों। इसके बाद देख पाए वास्तु, अर्थात वास करने योग्य भूमि। वास्तु अर्थात वास करने योग्य भूमि। अप्रहत, अप्रहत ऐसी भूमि जो जंगली नहीं होती। अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड, अनकल्टिवेटेड वाइल्ड लैंड, ऐसी भूमि जो जंगली होती है। ठीक है, मतलब ऐसी भूमि जो जंगल है तो उस पर आप कृषि नहीं कर सकते। जंगली भूमि के लिए अप्रहत शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, वास्तु जहां आप वास कर सकते हैं, और अप्रहत जो जंगली जमीन होती है, जंगलों को अप्रहत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो क्षेत्र ऐसी जमीन जहां पर आप कृषि कर सकते हैं। सिल ऐसी जमीन जहां पर कृषि नहीं की जा सकती। अप्रहत जंगली भूमि के लिए या जंगलों के लिए, और वास जहां पर लोग रहते हैं, लैंड विच इज सुटेबल फॉर दी हैबिटाट। ठीक है जी, जहां पर लोग रहते हैं। इसके बाद भूमि का मापन हो रहा था। अभी आप देखिए, हमने पढ़ा भी कि महा अक्षपटलक नाम का एक अधिकारी था जो भूमि के रिकॉर्ड को रखता था।
तो भूमि के रिकॉर्ड को रखने का मतलब है कि भूमि का मापन हो रहा था, और भूमि के मापन के लिए अंगुल सबसे छोटी इकाई थी। और वहीं साथियों आप देखें कि पाटक, पाटक जो है वो सबसे बड़ी इकाई थी, और नल का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। नल मतलब धातु की एक छड़ होती थी, जैसे अभी हम मीटर का प्रयोग करते हैं, वैसे ही नल जो है वो एक धातु की छड़ होती थी साथियों। तो सबसे छोटी मापन की इकाई अंगुल थी, पाटक सबसे बड़ी भूमि मापन की इकाई थी, और नल का प्रयोग भी किया जाता था। अब होता क्या ना, एग्जाम में सिर्फ इतना लिख देगा कि पाटक शब्द का प्रयोग किस रूप में किया गया है, तो आपको याद रखना है कि पाटक शब्द का जो प्रयोग है वो भूमि मापन के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लैंड के मेजरमेंट के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। ठीक है। क्षेत्रकर ये भूमि नापने वाला अधिकारी होता था। जो क्षेत्रकर है वो लैंड को मेजर करने का काम करता था। ठीक, तो अगर हम इसको समराइज करें, एक बार समझने की कोशिश करें कि सर हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है, तो देखिए हमने ये पढ़ा कि कृषि मुख्य व्यवसाय था, एग्रीकल्चर वॉज प्राइमरी ऑक्यूपेशन, और भूमि जो है वो 4 प्रकार की होती थी। क्षेत्र, ठीक, जहां कृषि योग्य भूमि है, और सिल जहां आप कृषि नहीं कर सकते, ठीक है, वास जहां पर लोग रहते हैं, और आप्रत जंगली जमीन के लिए इस्तेमाल किया गया। हमने यह भी देखा कि जो क्षेत्र है अर्थात जो कृषि योग्य भूमि है, इसके मापन का भी कार्य किया जाता था, और वो व्यक्ति जो इसके मापन का कार्य करता था उसे क्षेत्रकर कहा जाता था। उसे क्या कहा जाता था? क्षेत्रकर। नाम कनेक्ट हो रहा है, क्षेत्र वो जगह है जहां कृषि की जाती है, तो इसका जो मापन कर रहा है वो क्षेत्रकर कहलाएगा। और साथियों यहीं से हमें समझ में आता था कि वो मापन के लिए नल नाम की इकाई का प्रयोग करता, वो पाटक का प्रयोग करता, और वो अंगुल का प्रयोग करता। ये सारे मापन की इकाइयां हैं, ये सारी की सारी मेजरमेंट की यूनिट है, ये सारी मापन की इकाइयां हैं, ये सारी की सारी मेजरमेंट की यूनिट हैं जिनका प्रयोग किया गया है साथियों। तो उम्मीद है कि ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ रहा होगा, दैट यू वुड अंडरस्टैंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब पता है इस काल की एक सबसे बुरी बात क्या रही, ये बात जरा समझना ध्यान से। ये बहुत अलग है गुप्त काल के बारे में, कि गुप्त काल में नगरों का क्रमिक पतन शुरू हो गया। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो गुप्त एज है उसमें जो टाउन है या जो अर्बन सेंटर है, इनका डिक्लाइन शुरू हो गया। ये कितनी अलग बात है ना। ऐसा नहीं है कि शहर पूरी तरीके से खत्म हो गए, लेकिन शहरों की जो वैभवता है, शहरों का जो वैभव है, जो उनका एक ग्लोरियस या ग्लोरिफिकेशन है, वो कम होगा। अर्बन सेंटर्स अब उतने ग्लोरीफाई नहीं रहे, शहर अब उतने वैभवशाली नहीं रहे। क्यों सर? जब गुप्त काल को हम भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कह रहे हैं, वी आर सेइंग दैट गुप्ता पीरियड वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो मैंने शुरू में ही आपको बताया कि हम कला, साहित्य, विज्ञान की वजह से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। We call it the classical age of Indian history because of the immense development in the field of art, in the field of literature and in the field of science. आखिर में आते आते जो सिक्के हैं, क्वाइन हैं, इसमें अत्यधिक मिलावट भी होने लगी, बहुत ज्यादा। इसके 2 कारण रहे। सबसे बड़ा कारण यह रहा साथियों कि भारत का जो व्यापार होता था, जहां से भारत को प्रॉफिट हो रहा था, वो था रोम। जहां से भारत को सबसे ज्यादा लाभ होता था वो था रोम वाला इलाका। अब हमने पहले भी ये पढ़ा है कि सर ये जो इलाका है ये रोम वाला इलाका है, रोमन एम्पायर, और यहां से बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, बड़ी मात्रा में ट्रेड होता था, और इसी व्यापार से हमको पैसा मिल रहा था, इसी ट्रेड से हमको पैसा मिल रहा था। रोमन साम्राज्य का पतन हो गया, रोमन साम्राज्य का पतन हो गया साथियों, और ये अलग अलग भागों में विभाजित हो गया।
और यहां पर आर्थिक स्थितियां बहुत बुरी हो गई, यहां पर कमजोर आर्थिक स्थितियां आ गई, वीक इकोनॉमिक कंडीशंस आ गई। तो अब रोम भारत से उतना सामान मंगा ही नहीं पा रहा था। अरिका मेडू जैसे सेंटर हमने पढ़ा है संगम काल में, अरिका मेडू जैसे सेंटर साथियों वो अब डिक्लाइन करने लगे थे। अरिका मेडू जैसे केंद्र जो है अब उनका पतन होने लगा था, वो डिक्लाइन करने लगे। जो पांडिचेरी में है जहां से हमें रोमन बस्ती मिली, दे हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग। ठीक है, दे हैव स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, अरिका मेडू। क्लियर। तो इससे जब रोम के साथ हमारा व्यापार कमजोर पड़ गया तो हमारे व्यापार में कमी आ गई, जिससे शहरों की वैभवता में कमी आ गई। दूसरा, इसी समय फिर भारत पर हम हून्स का आक्रमण भी देखेंगे। जो हून है वो भारत पर अटैक करेंगे और इनका मुख्य उद्देश्य भारत में लूटपाट करना होगा। तो हूण आक्रमण भी हमें देखने के लिए मिलेगा, हून इन्वेजन भी देखने के लिए मिलेगा। इस वजह से शहरों का क्रमिक पतन इस काल की एक ऐसी विशेषता है जो नहीं होनी चाहिए थी। तो ये ना एक स्टेटमेंट के रूप में कई बार जब बन जाता है ना, तो हम सोच भी नहीं पाते कि यार ऐसा हो ही नहीं सकता। गुप्त काल तो स्वर्ण युग है, कैसे गुप्त काल में शहरों का पतन हो सकता है? पर ये हुआ बिकॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर, बिकॉज ऑफ द हून्स इन्वेजन। रोम साम्राज्य के पतन और हूण आक्रमण की वजह से ये चीजें हमें दिखाई दी हैं साथियों। ठीक है, ये चीजें हमें यहां पर दिखाई दी हैं। तो ध्यान देने वाली बातें हैं, ये समझने वाली बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। ओके, आगे बढ़े तो क्या लिखा हुआ है? सिंचाई के लिए रहट का प्रयोग बहुत पहले से होते आ रहा है, उम्मीद है कि आपको पता होगा। प्रमुख उद्योग वस्त्र है। गुजरात, बंगाल, दक्कन और तमिलनाडु वस्त्र उद्योग के केंद्र हैं। पश्चिमी तट पर महत्वपूर्ण बंदरगाह भड़ौच पहले भी था, अब भी है साथियों। जेटक जिसे माहर और महत्तक कहते थे, ये श्रेणियों का प्रमुख होता था, आपको बता चुके हैं। चांदी के सिक्के को रूपक और तांबे के सिक्के को माशक, ये नाम नहीं बदले। पहले भी तांबे के सिक्के को माशक बोल रहे थे, हमने पढ़ा था। ठीक है, और चांदी के सिक्के के लिए रूपक शब्द का प्रयोग हो रहा था साथियों। ठीक, नगरों का क्रमिक पतन जैसा हमने अभी बताया, ये रोमन साम्राज्य है, ये टूटने लगा। ठीक है, और उज्जैन जो है वो एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभरा। उज्जैन की कहानी भी हमने आपको बताई कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने जब शकों को हरा दिया, उज्जैन की प्राप्ति हुई और फिर उज्जैन का विकास एक दूसरी राजधानी, एक शिक्षा, एक व्यापार, एक साहित्य के केंद्र के रूप में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किया था। उम्मीद है कि यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी, यहां तक हर एक बिंदु आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा साथियों। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले हिस्से पर आते हैं। अब हम गुप्त काल के धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे। अब हम गुप्त पीरियड की रिलीजियस लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि धार्मिक जीवन किस तरह का था, रिलीजियस लाइफ कैसी थी इन गुप्त पीरियड। देखो, समझ लो पहले कुछ बातों को, फिर हम देख पाएंगे। गुप्त काल में एक बात हम सभी लोग जानते हैं कि जो गुप्त शासक हैं, जो गुप्त रूलर हैं, इनका जो मुख्य धर्म रहा वो वैष्णव रहा। ये मुख्य रूप से वैष्णव धर्म को ही मानते थे, ये वैष्णविज्म को ज्यादा प्रमोट करते थे। कारण आप देख पाए कि इनका राजकीय चिन्ह गरुड़ है और हमें वराह की बहुत सारी मूर्तियां मिलती हैं। हमें वराह अवतार की बहुत सारी मूर्तियां देखने के लिए मिलती हैं। ठीक है, जैसे वराह अवतार की एक प्रसिद्ध मूर्ति हमें मध्य प्रदेश के ऐरण में दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में सागर के पास जो ऐरण है, वहां से हमें वराह की एक प्रसिद्ध मूर्ति मिली है, जहां पर हमें भानुगुप्त का अभिलेख मिलता है। वहीं पर गरुड़ स्तंभ भी बना हुआ है। वहां ऐरण में एक वराह की मूर्ति है, वहीं गरुड़ स्तंभ बना हुआ है, और उसी वराह की मूर्ति में हमें गर्दन के पास बोअर इंस्क्रिप्शन या भानुगुप्त का अभिलेख देखने के लिए मिलता है, जो 510 ईसा का है, जिसमें सती प्रथा का हमें पहला साक्ष्य भी देखने के लिए मिलता है। तो ये बात तय है कि वैष्णव इज्म को ज्यादा प्रमोट किया गया, लेकिन वो शैव धर्म का भी सम्मान करते थे, वो शैव का भी बहुत आदर करते थे। ठीक है, बहुत सारे यहीं से गुप्त काल से ही मंदिर निर्माण की कला की शुरुआत हुई।
जो गुप्त पीरियड है, यहीं से मंदिर निर्माण की कला शुरू हुई और त्रिमूर्ति की अवधारणा भी विकसित हुई। मंदिर अधिकांशतः पत्थर से बनाए जाते और पत्थर के साथ साथ कुछ मात्रा में छोटी ईंटों का प्रयोग किया जाता। मंदिर बनाने के लिए नागर और पंचायतन शैली का प्रयोग किया जाता। साथियों, इन शैलियों में मंदिरों का निर्माण किया गया, इस स्टाइल में टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया गया। ठीक है, तो आइए अब कुछ बातें जान लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो जैसा यहां लिखा है कि मंदिरों में मूर्ति पूजा की शुरुआत, ठीक है, शैव और वैष्णव संप्रदाय, जैसे देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर जो पंचायतन श्रेणी में, ये भगवान विष्णु को शेषनाग की सैया पर विश्राम करते हुए दिखाते हैं बेतवा नदी के किनारे। वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। गरुण गुप्त का राज चिन्ह था। अर्धनारीश्वर की प्रथम मूर्ति हमें इलाहाबाद के भीटा से मिलती है और त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी इसी काल में होता है। ये जो आप देख रहे हैं साथियों, ये स्पेशली तो एक मंदिर है दशावतार मंदिर। हमने पहले भी इसकी चर्चा की है। दशावतार मंदिर जो है, जब हम वैष्णविज्म पढ़ रहे थे तब हमने दशावतार मंदिर के बारे में पढ़ा था और हमने कहा भी था कि जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो हम दशावतार मंदिर आपको दोबारा पढ़ाएंगे। तो जो दशावतार मंदिर है, ये देवगढ़ झांसी में पाया गया है साथियों। और दशावतार मंदिर में हमें भगवान विष्णु की एक इस तरह की मूर्ति मिलती है या दीवालों पे इंस्क्राइब किया गया है, जिसमें आप देख पाए कि शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। शेषनाग की सैया पर भगवान विष्णु जो है वो विश्राम कर रहे हैं। वहीं अर्धनारीश्वर की प्रतिमा हमें प्रयागराज के भीटा से प्राप्त होती है साथियों। ठीक है, तो ये धर्म के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको याद रखना है। दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। चलिए साथियों, तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले हिस्से की चर्चा करते हैं। अब जो बातें हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो ध्यान दीजिएगा। हमने मंदिरों के बारे में चर्चा कर ली, अब हमें चर्चा करना है कला और साहित्य के बारे में, अर्थात आर्ट और लिटरेचर के बारे में। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा इस बारे में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो बात यह है साथियों कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। जो गुप्त काल है इसे भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंडिया। ठीक है, या क्लासिकल एज ऑफ इंडिया। क्यों? इसलिए कि 4 क्षेत्रों में हमें बहुत बड़े विकास देखने के लिए मिलता है। हमें इमेंस ग्रोथ देखने के लिए मिलती है कला अर्थात आर्ट के क्षेत्र में, साहित्य अर्थात लिटरेचर के क्षेत्र में, वास्तुकला आर्किटेक्ट के क्षेत्र में और विज्ञान अर्थात साइंस के क्षेत्र में। और ये आप समझ भी पाइए, अगर आप देखें कि इन चारों को मैं अगर सिर्फ हाईलाइट करूं कि क्या क्या चीजें हैं, तो साहित्य के क्षेत्र में आप देख पाएंगे कि इस समय महाकवि कालिदास हुए और महाकवि कालिदास के बारे में पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, जिससे मैं बहुत अग्री नहीं करता कि हमेशा हमारे विद्वानों की तुलना पश्चिमी विद्वानों के साथ क्यों की जाती है। ठीक है, हमेशा हमारी तुलना जो है वो पश्चिमी विद्वानों के साथ क्यों की जाती है। ठीक है जी, तो भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। क्यों कहा जाता है सर? इसी तरीके से कौटिल्य को भारत का मैकियावेली कहा गया। मैकियावेली तो बहुत बाद में आए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया। कभी पश्चिम के लोगों की तुलना भारतीयों से की जाती है क्या? चाणक्य और बेहतर ही थे आई थिंक मैकियावेली से, जो उन्होंने लिखा है। ठीक, तो ये तुलना गलत है, लेकिन अब किताबों में लिखा है तो लिखा है साथियों। तो उन्होंने महान ग्रंथों की रचना की। और भी साहित्य में किताबें हैं। विशाख दत्त हुए जिन्होंने देवी चंद्रगुप्तम मुद्रा राक्षस लिखी। वास्तुकला में 2 बड़े अच्छे विकास हमें देखने के लिए मिलते हैं। वास्तुकला में हमें मंदिर निर्माण देखने मिलता है।
टेम्पल। और मंदिर दो शैलियों में बनाए गए, टेम्पल्स दो अलग अलग स्टाइल में बनाए गए। नागर शैली में मंदिर बनाए गए, मुख्य रूप से पंचायतन शैली का प्रयोग किया गया। विज्ञान के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व विकास है, अभूतपूर्व विकास। विज्ञान के क्षेत्र में हम देख पाए अगर, तो हमें आर्यभट्ट देखने मिलते हैं, एक महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री, जिन्होंने आर्यभट्टियम नाम की किताब लिखी, जिन्होंने बताया कि पाई का मान क्या होता है, जिन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी को कितना समय लगता है सूर्य की परिक्रमा करने में। उन्होंने बताया कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है और सब एक दूसरे के प्रति घूम रहे हैं। ये सारी चीजें हमें आर्यभट्ट ने बताई। इसके अलावा वराहमिहिर, वराहमिहिर एक और महान खगोल शास्त्री, वो भी इसी समय के हैं। ठीक है, हमें सुश्रुत देखने के लिए मिलते हैं, वो भी इसी समय के हैं। धन्वंतरी इसी समय के हैं। बागभट्ट थोड़ा सा आगे आप जाएंगे तो वो भी इसी समय के हैं। तो विज्ञान के क्षेत्र में भी हमें अभूतपूर्व उन्नति देखने को मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली स्तंभ, उसमें आज तक जंग नहीं लगी, उसमें आज तक रस्टिंग नहीं हुई साथियों। तो यही कारण है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा गया, क्योंकि इन बातों का बहुत ज्यादा विकास हुआ। इन सभी का कला में अगर आप देख पाए तो चित्रकला का अभूतपूर्व विकास दिखता है। चित्रकला, पेंटिंग का, चित्रकला के प्रमाण हमें अजंता की गुफाओं में मिलते हैं साथियों। चित्रकला के जो प्रमाण हैं वो हमें अजंता की गुफा में मिलते हैं। अजंता की गुफाएं आप जान पाए कि ये महाराष्ट्र में है, तो गुफा नंबर 16 और 17 में हमें बहुत अच्छे चित्रकला के प्रमाण मिलते हैं। एक्चुअली में महाराष्ट्र में जब आप गुफाओं की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाएं हैं। मैं इसको मैप के थ्रू आपको समझाता हूं तो और अच्छे से याद हो जाएगा। महाराष्ट्र में बहुत सारी गुफाएं हैं, मल्टीपल केव्स हैं महाराष्ट्र में। ठीक है, बहुत सारी गुफाएं हैं, मल्टीपल केव्स हैं महाराष्ट्र में। तो अगर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र को आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में बिल्कुल किनारे पर एक गुफा है जिसे एलिफेंटा गुफा कहा जाता है। एलिफेंटा, यहां औरंगाबाद वाला इलाका है। औरंगाबाद का नाम अब छत्रपति संभाजी नगर हो गया है। तो औरंगाबाद में अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलती हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं मिलती हैं। वहीं पुणे के पास लोनावला वाली जो जगह है, यहां पर हमें करला गुफाएं मिलती हैं, जहां बौद्ध चैत्य बना हुआ है, करला केव्स। और भी गुफाएं हैं। अजंता की जो गुफाएं हैं साथियों, अजंता की जो गुफाएं हैं ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। लेकिन एलोरा की जो गुफाएं हैं, एलोरा की जो गुफाएं हैं, ये आपको बहुत इंटरेस्ट लगेगा कि ये जैन, हिंदू और बुद्धिज्म तीनों से जुड़ी हुई हैं, तीनों से जुड़ी हुई हैं। एलोरा की गुफाएं बहुत ज्यादा विस्तृत हैं, बड़ी गुफाएं हैं। तो ये तीनों गुफाएं हमें महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में ही दिखती हैं। और इन गुफाओं में जो अजंता की गुफाएं हैं, जो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हैं, वो चित्रकारी के लिए बड़ी प्रसिद्ध है। दे आर वेरी मच फेमस फॉर द पेंटिंग। एलोरा के विषय बहुत सारे हैं, उसमें एक हॉस्टल वगैरह भी बनाए गए हैं। वहां पर कैलाश मंदिर भी है, जिसके बारे में हमने पहले चर्चा की है, सातवाहनों के समय का। और ये गुफाएं किसी एक राजवंश से नहीं जुड़ी हैं, ये अलग अलग राजवंशों, अलग अलग राजाओं से जुड़ी हुई हैं साथियों। एक राजा विशेष ने यहाँ पर पूरा काम नहीं किया है, अलग अलग राजाओं ने अलग अलग समय पर यह काम किया है। तो उम्मीद है कि कंसेप्ट आपके दिमाग में क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और टॉपिक को समझते हैं साथियों। तो जैसा हमने कहा कि कला, साहित्य, विज्ञान और वास्तुकला के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास की दृष्टि से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा गया। एक तो ये पॉइंट है। वहीं पर समझ पाए कि गुप्त काल में ही मंदिर निर्माण कला का जन्म हुआ। नागर पंचायतन शैली में मंदिर बनाए गए। मुख्य रूप से मंदिरों में पत्थर का प्रयोग किया जाता था और पत्थर के अलावा छोटी ईंटों का भी प्रयोग किया जाता था। और इस समय के हमें बहुत सारे मंदिर देखने मिलते हैं। अब मंदिरों में भी मैं आपको एक छोटी सी बात मैप के थ्रू समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। देखो, मंदिर जो है गुप्त काल के, वो अधिकांश मंदिर हमें मध्य प्रदेश में दिखाई देते हैं। जो अधिकांश मंदिर हैं साथियों, वो हमें कहाँ देखने मिलते हैं? मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं। मध्य प्रदेश में नागौद नाम की जो जगह है, मैं यहां पर लिख लेता हूं। मध्य प्रदेश में नागौद नाम की जो जगह है, नागौद,
नागौद नाम की जो जगह है, यहां से हमें शिव मंदिर मिलते हैं और दो अलग अलग शिव मंदिर मिलते हैं। एक तो यहां से भूमरा शिव मंदिर मिलता है, भूमरा शिव मंदिर, ये हमने देख लिया कि शैविज्म और वैष्णविज्म का प्रचार हुआ था। और यहां से हमें खोह शिव मंदिर भी दिखाई देता है। तो भूमरा और खोह के शिव मंदिर हमें नागौद से देखने के लिए मिलते हैं। वहीं साथियों आप समझ पाए कि यहाँ पन्ना नाम की एक जगह है, पन्ना, मेरी मम्मी यहीं से बिलोंग करती हैं, पन्ना से, देवेंद्र नगर नाम की जगह है साथियों। तो पन्ना में एक मंदिर है, नचना कुठार मंदिर, नचना कुठार मंदिर। अब ये जो नचना कुठार मंदिर है ये पन्ना मध्य प्रदेश में आता है और नचना कुठार मंदिर पार्वती मंदिर है साथियों, ये देवी पार्वती का मंदिर है। ठीक है, तो ये पार्वती मंदिर है। इसके अलावा जबलपुर, अनदर वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। अगर आप जबलपुर जाएंगे, जबलपुर, तो जबलपुर में एक और प्रसिद्ध मंदिर आपको मिलेगा, वो है तिगवा। ये कटनी वाले क्षेत्र में आता है, तिगवा। और जो तिगवा का मंदिर है ये भगवान विष्णु का मंदिर है। ये किसका मंदिर है? ये भगवान विष्णु का मंदिर है साथियों। ठीक है, तो ये तिगवा का मंदिर मिलेगा जो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो ये प्रमुख मंदिर है। उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मंदिर है साथियों, यूपी में, बिल्कुल एमपी से ये लगा हुआ इलाका है, यहां सागर के पास ही आप देख पाए। तो यहां आपको एक मंदिर मिलेगा जो है दशावतार मंदिर, दशावतार मंदिर, भगवान विष्णु का दशावतार मंदिर, जिसमें भगवान विष्णु, हमने अभी भी देखा है कि भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिख रहे हैं, शेषनाग की शैया पर विश्राम करते हुए दिख रहे हैं। ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। ये प्रमुख मंदिर हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं। इतना ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में आप देख पाएंगे कि हमें सूर्य की उपासना के भी साक्ष्य मिलते हैं, हमें सन वर्शिप के भी एविडेंस मिलते हैं, और इसके साक्ष्य हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं, एमपी से। एमपी में जो मंदसौर है, दसपुर वाला इलाका, वहां से एक सूर्य मंदिर भी हमें मिलता है। कहा जाता है कि जो मंदसौर प्रशस्ति है उसमें बुनकरों की एक श्रेणी थी और बुनकरों की उस श्रेणी ने उस सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। तो सूर्य उपासना के भी हमें साक्ष्य देखने मिलते हैं। भारत में मूल रूप से सूर्य की उपासना माना जाता है कि ईरान से आई है। हालांकि वैदिक काल में सूर्य देवता का उल्लेख है, लेकिन कहा जाता है कि पर्शियन कल्चर से जो सूर्य की उपासना वाली अवधारणा है वो हमारे देश में पहुंची है, वो हमारी कंट्री में पहुंची है। तो ये सारी बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा कि पत्थर का प्रयोग होता था, छोटी ईंटों का प्रयोग होता था। विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर, शिव मंदिर भूमरा नागौदा मध्य प्रदेश, पार्वती मंदिर नचना कुठार मध्य प्रदेश, दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, शिव मंदिर खोह नागौद और लक्ष्मण मंदिर ये कानपुर में देखने को मिलता है। ये दशावतार मंदिर है और जैसा आप देख पाए कि यहाँ भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर बैठे हुए हैं। ये पार्वती मंदिर है नचना कुठार मध्य प्रदेश का। ये शिव मंदिर है भूमरा नागौद का। ये शिव मंदिर है भूमरा नागौद का जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। और ये विष्णु मंदिर है साथियों तिगवा जबलपुर का। तो ये इमेजेस भी हैं, एक बार पढ़ने में आसानी हो जाती है। ऑल्दो मैप से मैंने आपको सारी बातें समझा दी है। अब थोड़ी सी चर्चा हम मूर्ति कला के बारे में भी कर लेते हैं, स्कल्पचर के बारे में भी कर लेते हैं। देखो, समझ पाइए मूर्ति कला के बारे में कि मूर्ति कला का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ, स्कल्पचर का भी बहुत ज्यादा विकास हुआ। मूर्ति कला के केंद्र के रूप में मथुरा बहुत प्रसिद्ध था और मथुरा शैली की ही मूर्तियां बनाई गई अधिकता। जो मथुरा शैली है इसी की मूर्तियां अधिकांशतः बनाई गई। भले ही गांधार शैली प्रसिद्ध हो चुकी थी, कनिष्क ने गांधार शैली को शुरू किया, लेकिन मथुरा शैली की मूर्तियों का अधिकता गुप्त काल में रही है। जो मथुरा स्टाइल की स्कल्पचर है वो डोमिनेटेड रही है इन दी गुप्ता पीरियड। मूर्ति बनाने के लिए 3 अलग अलग चीजों का प्रयोग किया गया। लकड़ी का प्रयोग किया गया, पत्थर का प्रयोग किया गया मूर्ति बनाने के लिए, मिट्टी का प्रयोग किया गया और इसके अलावा क्ले
धातु का प्रयोग किया गया, अर्थात मेटल का प्रयोग किया गया। तो पत्थर, स्टोन यूज किया है, क्ले यूज किया है और मेटल यूज किया है। मूर्तियों में एक जो अलग चीज हमें दिखती है, हर काल में कुछ मूर्तियां बड़ी प्रसिद्ध होती हैं। जैसे कनिष्क के समय पर बुद्ध की मूर्तियां बड़ी प्रसिद्ध हुई। इस समय पर वराह मूर्ति, इस समय पर वराह मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध रहेगी। ठीक है। और दूसरा एक गंगा यमुना की मूर्ति, वराह मूर्ति और गंगा यमुना की मूर्ति। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं छोटी सी। देखो, अगेन एक जगह है साथियों मध्य प्रदेश में, और उस जगह का नाम है एरण। ठीक है, मध्य प्रदेश में देयर इज अ प्लेस इन द सागर, सागर वाले इलाके में एक जगह यहां देखने के लिए मिलेगी, और उस जगह का नाम है एरण। हमें एरण नाम की एक जगह दिखाई देगी, ये सागर मध्य प्रदेश के पास स्थित है। अब जो एरण है, यहां से हमें दो इंटरेस्टिंग चीजें मिलती हैं। एक तो हमें यहां से एक गरुण स्तंभ मिलता है, एक यहां से हमें गरुण स्तंभ मिलता है, गरुण पिलर मिलता है, और गरुण स्तंभ के अलावा इसी क्षेत्र से साथियों हमें इसी पर्टिकुलर इलाके से हमें एक वराह मूर्ति मिलती है, वराह मूर्ति मिलती है। अब ये जो वराह मूर्ति है, ये लगभग 13 फीट ऊंची है, ऑलमोस्ट 13.5 फीट इसकी ऊंचाई है, 13.5 फीट ऊंची मूर्ति है, और वराह की भारत में सबसे ऊंची मूर्ति है। और इसकी जो गर्दन है, वराह की जो गर्दन है, उसी गर्दन पर भानुगुप्त अभिलेख दिया गया है, जिसे बोर इंस्क्रिप्शन भी कहते हैं। और भानुगुप्त अभिलेख जो कि 510 एडी का है, इसी से हमें सती प्रथा का पहला साक्ष्य मिलता है, हमें सती का पहला एविडेंस मिलता है। तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि वराह की मूर्ति बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। ये आप देख पाइए, एरण में ये वराह की मूर्ति है, यहाँ गरुण स्तंभ दिखाई देगा। यह प्रतिमा 13.5 फीट ऊंची है और 8.5 फीट चौड़ी है, और इसे भारत में वराह की सबसे बड़ी प्रतिमा माना जाता है। यहीं से हमें गरुण स्तंभ मिलता है और एरण शिलालेख भी मिलता है। एक बार ध्यान से आप इसको देखिए साथियों। ठीक है जी, चलो। अब मूर्ति कला के बाद यहां मुझे थोड़ा सा गुफाओं के बारे में और चर्चा करनी है, क्योंकि गुफाओं से प्रश्न बनने लगे हैं साथियों। तो मुझे हमें तीन गुफाओं के बारे में पता करना है साथियों। 3 गुफाएं हैं जिनका संबंध गुप्त काल से किसी ना किसी रूप में रहा है। एक तो मध्य प्रदेश में धार नाम की जगह है, मध्य प्रदेश में धार नाम की जगह है साथियों। तो मध्य प्रदेश के धार में बाघ की गुफाएं हैं, बाघ की गुफा, ये मध्य प्रदेश के धार में है। और यह बाघ की गुफाएं जो हैं, ये बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं। ये किससे जुड़ी हुई हैं? ये बुद्धिज्म से जुड़ी हुई हैं, बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई हैं। थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पता नहीं इनका नाम बुद्ध गुफा रहा होगा, बाघ गुफा होगा। महाराष्ट्र में 2 गुफाएं इंपॉर्टेंट हैं, दोनों औरंगाबाद वाले इलाके में आती हैं, जिसे अब छत्रपति संभाजी नगर कहा जाता है। तो मैं दोनों को एक साथ लिख रहा हूं यहां पर। इस जगह का नाम है छत्रपति संभाजी नगर, इस जगह का नाम है छत्रपति संभाजी नगर। पहले इस इलाके को औरंगाबाद के नाम से जाना जाता था। ठीक है, यह 2 गुफाएं बड़ी महत्वपूर्ण हैं, 2 केव्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो अजंता की गुफाएं और दूसरा एलोरा की गुफा। अजंता एक गांव का नाम है, पास में स्थित है, वहीं से आया है। देखो, अजंता की जो गुफा है, ये मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। लेकिन एलोरा की जो गुफा है, एलोरा की जो गुफा है, ये बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी हुई है। बौद्ध, जैन और हिंदू, इन तीनों धर्मों से जुड़ी हुई है। ये प्रश्न पूछे गए, यूपीएससी का प्रश्न है, याद रखना। अब जो अजंता की गुफा है, ये प्रसिद्ध किस लिए है? तो ये चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। इट इज फेमस फॉर पेंटिंग, इट इज फेमस फॉर पेंटिंग।
इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। टोटल इसमें आपको 29 केव्स देखने मिलेंगी, जिसमें से गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ये गुप्त काल से संबंधित है। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 ये गुप्त काल से जुड़ी हुई हैं। दे आर एसोसिएटेड विद द गुप्ता पीरियड। ठीक है, गुप्त काल से जुड़ी हुई है। मैं यहां लिख भी दे रहा हूं, गुप्त काल से जुड़ी हुई है गुफा 16 और गुफा 17। 29 है। सबसे पुरानी गुफा 13 को माना जाता है। ठीक है, सबसे पुरानी गुफा 13 को माना जाता है। अब जो गुफा नंबर 16 है, यहां एक बहुत प्रसिद्ध चित्र है, डाइंग प्रिंसेस। यहां एक बहुत फेमस चिन्ह है, मरणासन्न राजकुमारी। मरणासन्न राजकुमारी, डाइंग प्रिंसेस। और एक बात और बता दूं कि जितनी भी चित्रकला है वो जातक कथाओं पर आधारित है। जातक कथा, जातक टेल्स पर बेस्ड है। अब जातक टेल्स के बारे में हम जान चुके हैं कि जातक कथाएं जो होती हैं, जातक टेल्स जो होता है वो बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं, प्रीवियस बर्थ की स्टोरी है बुद्धा के। तो यहां पर हमें जातक कथाएं देखने मिलती हैं। दूसरी चीज आप समझें कि यहीं पर गुफा नंबर 17 जो है 17 है, इसमें बहुत सारे चित्र हैं। गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा जाता है, स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता है। ये प्रश्न भी पूछा गया कि किस गुफा को चित्रशाला कहा जाता है, और इसे राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। इसे राशि चक्र गुफा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसे स्कूल ऑफ पेंटिंग, चित्रशाला भी कहा गया और राशि चक्र गुफा भी कहा गया। क्यों चित्रशाला? क्यों? भगवान बुद्ध के जीवन की सभी घटनाओं को यहां दिखाया गया है। राशि चक्र गुफा क्यों? क्योंकि एक पहिया है जो टूटा हुआ है, वो एक विशाल राशि चक्र का एक अंश दिखाई देता है, तो उसकी चर्चा भी यहां की गई है। तो राशि चक्र गुफा को भी यहां दर्शाया गया है साथियों। तो ये बातें आपको अजंता की गुफाओं के बारे में, अर्थात अजंता केव्स के बारे में ध्यान रखना है। यहां से कई सवाल बन सकते हैं। एलोरा की गुफाओं के बारे में हमने पहले भी चर्चा की है। जैसे एलोरा की गुफाओं में हम जान पाए हैं कि राष्ट्रकूटों ने यहाँ एक मंदिर बनवाया था, कैलाश मंदिर, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। एक बड़ी सी चट्टान को काट करके बनाया गया है। बौद्ध विहार भी वहां पर है, बौद्ध चैत्य भी वहां पर है। पर अजंता की जो गुफाएं हैं वो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म में जातक कथाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। दे आर फेमस फॉर दी जातक टेल्स। तो ये आप याद रखेंगे, ये बेहद जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा पीपीटी के थ्रू, ये चित्र में आपको दिखा देता हूं क्या क्या बातें हैं क्या नहीं है, ये देख लीजिएगा ध्यान से। तो देख पाए कि छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद में बाघोरा नदी के किनारे विलियम एरिस्कन ने इसके बारे में पता लगाया था, और कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 13 सबसे पुरानी है, हीनयान संप्रदाय से। 16, 17 और 19 ये गुप्त काल से जुड़ी हुई हैं। संख्या को राशि चक्र गुफा और चित्रशाला गुफा कहा जाता है। इंग्लिश में भी है तो परेशान मत होना। ये सब चीजें हैं जो हमने अभी पढ़ी, वही बातें यहाँ हैं। ठीक है, ये गुफा नंबर 17 के चिन्ह है। अलग अलग प्रकार के चित्र हैं साथियों। और ये गुफा नंबर 16 में मरणासन्न राजकुमारी है, एक राजकुमारी है जो मर रही है, उनको दिखाया गया है। ठीक है, अब जैसे गुफा नंबर 17 में एक माता और शिशु का चित्र है। इसमें जो गौतम बुद्ध की पत्नी है वो अपने बच्चे राहुल को समर्पित कर रही हैं गौतम बुद्ध को। तो बड़ा ही एक मार्मिक सा दृश्य है, एक मार्मिक सा चित्र है जो हमें यहाँ दिखाई देता है साथियों। ये जो चिन्ह आप देख रहे हैं ये एलोरा वाला चिन्ह है। यहाँ अजंता एलोरा दोनों की गुफाओं के चित्र हैं। ये अजंता और एलोरा की गुफाओं के चित्र। बाघ की गुफाएं, जो बाघ की गुफाएं हैं ये बाघनी नदी के किनारे हैं। इसकी खोज डेंजर फील्ड नाम के एक व्यक्ति ने की थी। कुल 9 गुफाएं हैं। ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, जिन्हें बौद्ध धर्म का प्राण भी कहा जाता है। गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5 को रंग महल गुफा भी कहा जाता है। गुफा नंबर 4 और गुफा नंबर 5 को रंग महल गुफा कहा जाता है साथियों, रंग महल गुफा कहा जाता है। ठीक है, गुफा नंबर 2 पांडव गुफा है जो सबसे बड़ी है। गुफा नंबर 3 हाथी खाना है। ये भी अजंता के समकालीन है, ये भी अजंता के
समकालीन है। तो एलोरा में राष्ट्रकूट शासकों की 34 गुफाएं हैं साथियों। और एलिफेंटा गुफा जो महाराष्ट्र में ही है, ये शैव और बौद्ध धर्म से संबंधित है, मतलब हिंदू और बुद्धिज्म से जुड़ी हुई है। एलिफेंटा की गुफाएं वो भी महाराष्ट्र वाले इलाके में स्थित है। तो ये गुफाओं की जानकारी हो गई, ये हमने दे दी कि चलो किसी ना किसी रूप में आपको पता चल जाए। सवाल आ रहे हैं, हमें अपने कंटेंट को कवर करना है, ठीक, हम छोड़ नहीं सकते चीजों को। एटलीस्ट वो बेसिक इंफॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए जहां से लगातार सवाल बन रहे हैं। और उम्मीद है कि जिस तरह से एक्सप्लेन किया है आपको याद भी रहेगा। ठीक है जी, चले साहित्य। तो जैसा हमने शुरू में आपसे कहा कि देखो, हर एक स्मृति हो, रामायण, पुराण, महाभारत हैं, इनको अंतिम रूप जो है वो इसी काल में दिया गया। नारद और बृहस्पति स्मृति में विधि विषय है, कात्यायन स्मृति में आर्थिक विषय बताए गए। इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रमुख साहित्य, तो आचार्य सिद्धसेन ने न्याय अवतार की रचना की, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वात्स्यायन कामसूत्र, चंद्र गोमनी ने चंद्र व्याकरण लिखा, बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग, शूद्रक मृच्छकटिकम, अमर शह ने अमरकोश लिखा, वत्स भट्टी रावण वध और मंदस्वा प्रशस्ति, डंडिन दश कुमार चरित्र और कवि भारवी ने किरात अर्जुनियम नाम की पुस्तक लिखी। और महाकवि कालिदास की पुस्तकें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके साहित्य के बारे में हमने ऑलरेडी बात कर ली है साथियों। तो साहित्य चूंकि हम पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, हमने पहले भी साहित्य के बारे में पढ़ा है, तो ये एक बार आप याद करेंगे। और महाकवि कालिदास के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। चलिए, तो अब हम अंतिम हिस्से की तरफ आते हैं और यह है विज्ञान। तो विज्ञान का भी अभूतपूर्व विकास हुआ है। इसमें हमें मुख्य रूप से आर्यभट्ट और वराहमिहिर देखने मिलते हैं। वराहमिहिर के बारे में हमने पढ़ लिया, जिन्होंने पंच सिद्धांतिका नाम की महान पुस्तक लिखी। आर्यभट्ट भारत के एक महान गणितज्ञ और महान खगोल विज्ञानी थे, जिन्होंने आर्यभट्टीय और आर्य सिद्धांत नाम की किताब लिखी। उन्होंने पाई का मान बताया, सौर वर्ष की लंबाई बताई, चक्र यंत्र, गोला यंत्र और छाया यंत्र जैसे यंत्रों का आविष्कार भी आर्यभट्ट ने किया था। तो विज्ञान का विकास, साहित्य का विकास, कला का विकास, ये सारे विकास हमें इस काल में देखने के लिए मिलते हैं। यही कारण है कि गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा गुप्त काल वाला टॉपिक भी खत्म होता है। अगले टॉपिक में हम गुप्तोत्तर काल के तहत मुख्य रूप से हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे और हूण के आक्रमण के बारे में बात करेंगे, और फिर हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, साउथ इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।